हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप सभी लोगों के लिए साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, यूपीएससी, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। डन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव में प्राथमिक नर जनन अंग यानी कि प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन ए है सिसन यानी पेनिस, बी है ब्रेशन यानी टेस्टिस, सी है अंडकोश यानी स्क्रोटम, डी है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो याद रख लेना मानव में प्राथमिक नर जनन अंग होता है टेस्टिस, ठीक है, जिसे हिंदी में वृषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में मादा प्रजनन अंग या जनन बोलते हैं प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? वहां पे क्या पूछा था? नर पूछा था यानी मेल, यहाँ पे फीमेल पूछा है। ऑप्शन ए है गर्भाशय, बी है अंडाशय, सी है योनि, डी है गर्भाशय ग्रीवा। तो याद रख लेना करेक्ट ऑप्शन है अंडाशय यानी ओवरी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर स्पर्म प्रोड्यूस्ड? ऑप्शन ए है एपिडिडाइमिस में, वी है शुक्र जनक नलिकाएं यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, शुक्र वाहिका यानी वास डिफरेंस, या प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो याद रख लेना स्पर्म का निर्माण है जो होता है बेटा वो होता है शुक्र जनन नलिकाएं, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने कार्यात्मक शुक्राणु बनते हैं? ठीक है, यानी कि फंक्शनल स्पर्म बनते हैं जो कार्य करने योग्य हों, ठीक है। तो याद रख लेना उससे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। सो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक oocyte से कितने क्रियाशील अंडाणु बनते हैं? एक प्राथमिक oocyte मतलब कि अंडक से, ठीक है, ये तो याद रख लेना एक बनता है, एक। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका कौन सी हैं? तो देखिए जो कोशिका शुक्राणु को पोषण यानी न्यूट्रिशन देती हैं, नरिशमेंट करती हैं, खाना पीना खिलाती हैं, वो कोशिकाएं हैं, याद रख लेना सर्टोली कोशिकाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव किसके द्वारा होता है? यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको कौन सीक्रेट करता है? ऑप्शन ए है सर्टोली सेल, बी है लीडिंग सेल, सी है स्पर्मेटेड, डी है फॉलिकल सेल। तो याद रख लेना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कौन करता है? तो याद रख लेना लीडिंग सेल करती हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अक्कर इन ह्यूमंस? तो याद रख लेना मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होता है? तो याद रख लेना फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत टूटकर बाहर निकलती है? ठीक है, मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत टूटकर बाहर निकलती है? जब एक फीमेल को पीरियड होता है तो गर्भाशय की सबसे जो अंदर की परत होती है वो टूटकर ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलती है, जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। गर्भाशय की 3 लेयर होती हैं, मायोमेट्रियम होती है बीच वाली लेयर, ठीक है, पेरीमेट्रियम होती है बाहर वाली लेयर, ठीक है, और एंडोमेट्रियम होती है अंदर वाली लेयर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 दिनों के मासिक चक्र में अंड उत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन सामान्यतः किस दिन होता है? देखिए अगर आपके 28 दिन का पीरियड है तो आपका ओव्यूलेशन आधे दिन में होता है, ठीक है। तो 28 का आधा कीजिए, 14 दूनी 28, तो 14वें दिन होगा।
अगर आपका पीरियड 30 दिन का है तो आपका ओव्यूलेशन 15वें दिन होगा। ठीक है, अगर आपका पीरियड 32 दिन का है तो आपका ओव्यूलेशन 16वें दिन होगा। ठीक है, आधे पीरियड में ओव्यूलेशन होता है, यानी अंड उत्सर्ग होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड उत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है। ठीक है, यानी अंड उत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है। विच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। ठीक है, ऑप्शन ए है कूप उत्तेजक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन, एस्ट्रोजन या प्रोलैक्टिन। तो देखिए ओव्यूलेशन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो याद रख लेना वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। विच हार्मोन इज मेनली सीक्रेटेड बाय द कार्पस ल्यूटियम। तो देखिए जो कार्पस ल्यूटियम है वो मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो याद रख लेना वो करता है प्रोजेस्टेरोन। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था परीक्षण यानी प्रेगनेंसी टेस्ट में किस हार्मोन की जांच की जाती है। तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो कौन से हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है, FSH को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग LH हार्मोन या मानव कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिक यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिक हार्मोन जिसे हम SCG बोलते हैं, या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो देखिए जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो उसमें हम SCG हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना क्या कहलाता है। जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार पर जुड़ती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और यहीं पर गर्भाशय में बच्चा 9 महीने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, यानी अपना जीवन यापन करता है 9 महीने। उसके बाद 9 महीने बाद माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता एवं भ्रूण के बीच पोषण तत्वों एवं गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है। विच स्ट्रक्चर अलाउ द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन द मदर एंड द फीटस। तो देखिए बच्चा 9 महीने पेट में होता है, ये प्लेसेंटा होती है। ठीक है, और ऐसे बच्चा होता है। तो अब 9 महीने इस बच्चे को गैसों का आदान प्रदान, जैसे CO2 जाना, CO2 बाहर निकलना, ठीक है, O2 अंदर आना, तो ये किसके द्वारा होता है। तो एक मां में एक नली होती है, लेजम होती है। ठीक है, एक लेजम होती है, उसके द्वारा क्या है बच्चे को माँ के थ्रू ही क्या है सब कुछ मिलता है, तो वो नली होती है प्लेसेंटा। ठीक है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्यतः गर्भकाल यानी कि जेस्टेशन पीरियड कितना होता है। ठीक है, तो याद रख लेना 228 दिन। कितना होता है, 228 दिन, 28 दिन। ठीक है, समझे, 80 है। ठीक है ठीक है ना, इसलिए याद रखना 280 डे, 28 नहीं। ठीक है ना, याद रखना। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे पूछा जाए महीने में तो 9 महीने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव यानी पाचुरेशन के समय गर्भाशय में तीव्र संकुचन कराने वाला हार्मोन कौन सा है। प्रसव यानी पाचुरेशन के समय गर्भाशय में तीव्र संकुचन कराने वाला हार्मोन कौन सा है। यानी कि जब गर्भावस्था में होती है एक फीमेल यानी मादा यानी महिला, तो उसे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है यूट्रस जिससे बच्चा बाहर आ पाए, तो वो कौन सा हार्मोन कराता है। तो याद रख लेना वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसमें फीमेल ओ करती है, ओ दर्द के मारे। क्यों करती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होते हैं
गर्भाशय में दर्द होता है। तो ओ से ऑक्सीटोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद माँ के स्तनों से निकलने वाले पहले गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेट होता है माँ के स्तन से, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा, कोलेस्ट्रॉम, बे या लिम्फ? उसे कहते हैं हम कोलेस्ट्रॉम, और इसको बच्चे को पिलाना चाहिए। ठीक है, और बच्चे को 6 महीने सिर्फ और सिर्फ दूध ही पिलाना चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए कुछ महिलाएं पानी पिलाना शुरू कर देती हैं 6 महीने से पहले, तो क्या होता है, दूध नहीं पिलाती तो बच्चे में कमजोरी आती है। जितने बार बच्चा मांग रहा है उतने बार आपको दूध पिलाना है। ठीक है ना, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ठीक है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन? तो देखिए 2 हार्मोन में कंफ्यूज होते हैं लोग कि ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है, और प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। दूध के निष्कासन यानी इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? मिल्क इजेक्शन, मतलब कि हेल्प करना, इजेक्शन करना। ठीक है, निष्कासन, दूध के निष्कासन में। ठीक है, तो याद रख लेना वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इजेक्शन या प्रोडक्शन। ठीक है, क्या इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और प्रोड्यूस में क्या होगा, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रो से याद रख लेना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में नसबंदी की शल्य क्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द सर्जिकल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल्स कॉल्ड? तो देखिए पुरुषों में जो नसबंदी होती है, देखिए इस प्रकार से मैं बनाती हूँ। ये रहा ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर से होती हुई ये 2 नली होती हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर प्रोस्टेट वगैरह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये उसका प्राइवेट पार्ट हो गया। अब पूछा गया है यहाँ पे क्या होते हैं, वृषण होते हैं। अब यहाँ पर एक बास नली निकलती है वृषण से होते हुए। ठीक है, फिर उसके बाद इसी बास नली को काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, बास नली को, इसलिए हम इसे वेसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इसको हम वेसेक्टोमी बोलते हैं पुरुष नसबंदी को, और मादा नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी कहते हैं, क्योंकि इसकी ट्यूब को कांध कर बांध दिया जाता है। ठीक है ना, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में नसबंदी यानी फीमेल स्टरलाइजेशन की शल्य क्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द सर्जिकल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल कॉल्स? तो देखिए महिलाओं में फीमेल नसबंदी को हम ट्यूबोक्टोमी बोलते हैं। हिस्टेरेक्टोमी कब बोलते हैं? जब कोई फीमेल अपना पूरा गर्भाशय हटवा देती है, किसी कारण पर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, बच्चेदानी खराब हो गई, तो उस वजह से हम हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बच्चे पैदा करने की विधि है, IVF। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे, क्या पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। मानव शुक्राणु यानी ह्यूमन स्पर्म में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो देखिए स्पर्म में गुणसूत्र 23 होते हैं। ठीक है, याद रख लेना। और ओवम में भी गुणसूत्र 23 होते हैं। जब 23 आपस में जुड़ता है, जब 46 गुणसूत्रों वाला बच्चा होता है। ठीक है, याद रखना, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो 23 होते हैं। डन। शुक्राणु में, अंडाणु में भी 23 होते हैं, वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ओवम यानी अंडाणु में कितने होते हैं? 23 बोला। जब 23 आपस में जो जुड़ते हैं तो 46 गुणसूत्रों वाला बच्चा बनता है। ठीक है ना, डन। करेक्ट आंसर है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है? तो देखिए व्हाट इज द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है? याद रख लेना, वो कहलाती है जाइगोट। ठीक है, ठीक है। देखिए जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो एक 46 गुणसूत्रों वाली 23 हुई। ठीक है, ओवम मिला यानी अंडाणु मिला, अंडाणु हिंदी में, स्पर्म यानी शुक्राणु हिंदी में। ठीक है, अब दोनों आपस में मिले 46 गुणसूत्रों वाला जाइगोट बना, जिसे हिंदी में हम लोग युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, इसके भी गुणसूत्र की संख्या पूछी जाएगी जाइगोट की, याद रख लेना 46 क्यों होती है? क्योंकि 23 आपस में आते हैं इसलिए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, किसके द्वारा होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि कौन डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की। तो देखिए जिस टाइम शुक्राणु और अंडाणु मिल रहे होते हैं, स्पर्म एंड ओवम मिल रहे होते हैं, तो सभी को पता है मेल में XY होते हैं और फीमेल में XX होते हैं। अब यहीं पर जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसी टाइम डिसाइड हो जाता है अगर मेल का बाई X से मिल रहा है तो लड़का होगा, अगर मेल का, ठीक है, X से मिल रहा है फीमेल के तो लड़की होगी। ठीक है, तो यहीं पे डिसाइड हो जाता है। ठीक है ना, याद रख लेना। तो कौन डिसाइड करेगा? मेल डिसाइड करता है, पुरुष डिसाइड करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, फादर डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि निषेचन करने वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाला हो तो संतान क्या होगी? X गुणसूत्र वाला, तो मैंने बताया था X करेगा तो क्या होगा? लड़की होगी, पुत्री होगी। यदि निषेचन करने वाला शुक्राणु बाय क्रोमोसोम वाला हो तो क्या होगा? बताया था बाय होगा तो क्या होगा? लड़का होगा, बॉय। निषेचन के लगभग कितने दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचता है? मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो कितने दिन बाद? तो 5 से 6 दिन बाद पहुंचता है। ठीक है, गर्भाशय में। चलिए गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो याद रख लेना, वो स्रावित करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी कि HCG। ठीक है, HCG। ठीक है, HCG हार्मोन सीक्रेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अंडाणु यानी ह्यूमन ओवम का निषेचन होने के बाद सबसे पहले कौन सी विभाजन प्रक्रिया प्रारंभ होती है? मानव अंडाणु का निषेचन होने के बाद सबसे पहले कौन सी विभाजन प्रक्रिया प्रारंभ होती है? तो याद रख लेना समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के समय बनने वाला युग्मनज यानी जाइगोट गुणसूत्रीय रूप से कैसा होता है? मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के समय बनने वाला युग्मनज यानी जाइगोट गुणसूत्रीय रूप से कैसा होता है? तो याद रख लेना, वो होता है डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड यानी 2n होता है। मैंने ऊपर बताया 46 वाला होता है, 46 गुणसूत्रों वाला, तो n होता है तो हैप्लॉइड होता है, 2n होता है तो डिप्लॉइड होता है। 2n मतलब 46 गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भ्रूण यानी ह्यूमन एम्ब्रियो गर्भाशय यानी यूट्रस में किस अवस्था में प्रत्यारोपित होता है, इम्प्लांट होता है? कौन सी अवस्था में? तो देखिए वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक धर्म के का प्रथम दिन किसे माना जाता है? ठीक है, मासिक धर्म का प्रथम दिन किसे माना जाता है? ठीक है, अंडोत्सर्ग का दिन, ओव्यूलेशन का डे, या मासिक धर्म का पहला दिन। ठीक है, निषेचन का पहला दिन या अंतरारोपण का पहला दिन।
तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो सी का पहला दिन होगा। करेक्ट आंसर है बी। फंसाने के लिए पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, और आप पागल मत बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में सामान्यतः मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि कितनी होती है? तो देखिए ह्यूमन में नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन कितना होता है? तो याद रख लेना 28 डेज होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन ह्यूमंस? तो देखिए मानव में शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? तो याद रख लेना शुक्राणुओं का निर्माण, उसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो वो होता है शुक्राणुओं का निर्माण जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। वो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर, ठीक है। याद रख लेना, दो चीज़ें याद रखना, कन्फ्यूज मत होना। शुक्र जनन, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, उसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये कहाँ होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होती है? टेस्टिस के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से टेस्टिस के अंदर ऐसे नली होती हैं, उन्हीं के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है, और उन्हीं से क्या है, स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है, टेस्टिस के अंदर। डन। मानव में oogenesis यानी अंडाणु जनन या अंड जनन, ठीक है, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, इससे अंडाणु निर्माण होता है यानी ओवम निर्माण होता है, ठीक है। वो कहाँ पे होती है? ओवरी में, यानी अंडाशय से अंडाणु निकलता है, ठीक है, ठीक है, जिसे हम ओवम बोलते हैं और उस प्रक्रिया को oogenesis बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड उत्सर्ग यानी ओवुलेशन के समय अंडाशय से क्या निकलता है? व्हाट इज द रिलीज फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन? तो देखिए ओवुलेशन के समय अंडाशय से क्या निकलता है? तो याद रख लेना सेकेंडरी oocyte। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण यानी कि ह्यूमन एम्ब्रियो के चारों ओर उपस्थित द्रव्य से भरी झिल्ली क्या कहलाती है? ह्यूमन एम्ब्रियो के चारों ओर उपस्थित द्रव्य से भरी झिल्ली क्या कहलाती है? तो याद रख लेना वो कहलाती है, जो बच्चा रहता है उसके चारों तरफ पानी से भरी झिल्ली होती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एमनियन, ठीक है, एमनियन बोलते हैं उसी में, जिसमें एमनियन बोलते हैं उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, एमनियन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण को माता से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो माता से भ्रूण जुड़ा होता है, उस संरचना को हम लोग कहते हैं गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के समय कौन सा संलयन होता है? फ्यूजन, कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? तो याद रख लेना शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है इसमें, ठीक है। चलिए मानव शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश करता है? प्रवेश करने के लिए एंजाइम छोड़ता है। तो देखिए इस टाइप से होता है स्पर्म की संरचना, सॉरी बना रही हूँ ऐसी, मतलब डिपली ऐसे ही बनेगा, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये रहती है टेल यानी पूंछ, और ये होती है उसकी आगे वाला पार्ट जहाँ पे एक एंजाइम होता है, और यही एंजाइम अंडे को क्या करता है? भेदता है यानी छेदता है। इसके बिना अंडा छेद ही नहीं सकता, छेद हो ही नहीं सकता, और जो शुक्राणु हैं वो अंडे के अंदर नहीं जा पाएगा, अंडा नहीं भेद पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा, तो बच्चा नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा भाग होता है? वो एक्रोसोम, जिसे हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसी में एंजाइम होता है हाइरोरोनिडेज, ठीक है, हाइरोरोनिडेज एंजाइम होता है, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए ह्यूमन शुक्राणु की ऊर्जा मुख्य ह्यूमन
क्या पूछा है, ह्यूमन शुक्राणु की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा भाग होता है? एनर्जी। तो देखिए जो यहाँ दिख रहा है ना मिडिल पीस, यहाँ मिडिल पीस, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसी से एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मध्य भाग मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिससे ऊर्जा मिलती है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोलिफरेटिव चरण में प्रमुख हार्मोन कौन सा है? ठीक है, प्रोलिफरेट चरण में प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो देखिए उसमें होता है हार्मोन बेटा एस्ट्रोजन, ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निषेचन नहीं होता, यदि निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम किसमें परिवर्तित हो जाता? यदि मान लो निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवम और स्पर्म नहीं हुए, किसी ने आपस में संबंध नहीं बनाया, तो कार्पस ल्यूटियम क्या बनेगा, वो कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, क्योंकि हर बार थोड़ी लोग प्रेग्नेंट होते हैं, एक आधी बार प्रेग्नेंट होते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तभी तो बच्चा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो पैदा होंगे बच्चे। अब इतने सारे बच्चे थोड़ी लोग बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, जब निषेचन नहीं होता है तो बच्चे नहीं होते, तो निषेचन नहीं होता है तो जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अंडोत्सर्ग के समय ग्राफियन कूप यानी ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकलता है? ओव्यूलेशन के समय ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है, याद रख लेना, द्वितीयक अंडक कोशिका यानी सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, मनुष्य में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट का पहला विभाजन किस प्रकार का होता है? मनुष्यों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट का पहला विभाजन किस प्रकार का होता है? द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज। तो देखिए मनुष्यों में निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट का पहला विभाजन किस प्रकार का होता है? तो याद रख लेना, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, क्लीवेज। डन। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरूला सामान्यतः कितनी कोशिकाओं की अवस्था होती है? जो मोरूला अवस्था होती है वो नॉर्मली कितनी स्टेज की अवस्था होती है? तो याद रख लेना 8 से 16 कोश की अवस्था होती है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण यानी ह्यूमन एम्ब्रियो के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान क्या है? सुइटेबल साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यहाँ भी ह्यूमन एम्ब्रियो। तो देखिए ह्यूमन एम्ब्रियो के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? तो याद रख लेना वो होता है यूट्रस यानी गर्भाशय। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण यानी फीटस और माता मदर के रक्त का प्रत्यक्ष मिश्रण समानता होता है या नहीं? ब्लड ऑफ द मदर एंड फीटस नॉर्मली मिक्स डायरेक्टली, क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। याद रख लेना ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मिक्स नहीं होता है, अलग अलग सारे सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन के बाद शेष ग्राफियन फॉलिकल किस में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए शेष ग्राफियन फॉलिकल हैं बेटा, वो परिवर्तित हो जाते हैं कार्पस ल्यूटियम में। किस में हो जाते हैं बेटा? कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु यानी ह्यूमन स्पर्म की पूंछ का मेन काम क्या होता है? जो टेल होती है, तो देखिए उसका मेन काम होता है टेल का कि उसे गति प्रदान करती है, जल्दी जल्दी वो दौड़ दौड़ के अपने पार्टनर के पास जा सके, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
मूवमेंट देता है। मानव अंडाणु यानी ओवम का निषेचन केवल किस अवस्था में संभव होता है? तो देखिए केवल द्वितीयक अंडक कोशिका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में जुड़वा बच्चे यानी आइडेंटिकल ट्विंस का निर्माण किससे होता है? तो देखिए मनुष्यों में जुड़वा बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस का निर्माण किससे होता है? तो याद रख लेना, एक ही युग्मनज के विभाजन से, एक ही युग्मनज के विभाजन से होता है ट्विंस का निर्माण। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग से हो जाता है भाई, ठीक है ना, इसलिए ट्विंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में शुक्राणु का स्थायी भंडारण टेम्पोररी स्टोरेज कहाँ होता है? तो देखिए टेम्पोररी रूप से, ठीक है, शुक्राणुओं का जो स्टोरेज होता है वो एक संरचना होती है एपिडिडाइमिस, उस पर होता है, उसमें होता है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शुक्राणु यानी स्पर्म के परिपक्व होने तथा संग्रहित होने का स्थान कौन सा है? जहाँ पे स्पर्म मैच्योर होता है यानी परिपक्व और संग्रहित होता है, वो स्थान कौन सा है? वो एपिडिडाइमिस। ठीक है ना, करेक्ट आंसर है बी। मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के समय शुक्राणु यानी स्पर्म कौन सा भाग अंडाणु के साथ संलयित होता है? क्या पूछा है कि मानव में निषेचन के समय शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु के साथ संलयित होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है? तो हेड वाला भाग। ठीक है, मानव भ्रूण यानी ह्यूमन एम्ब्रियो के चारों ओर उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव्य यानी प्रोटेक्टिव फ्लूइड क्या कहलाता है? बच्चा में पूरे में फ्लूइड रहता है, उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है ना, चलिए, मानव भ्रूण यानी ह्यूमन एम्ब्रियो को माता के गर्भाशय यानी यूट्रस से जोड़ने वाली नली क्या कहलाती है? अभी बोला था कनेक्टिंग जो होती है वो कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? याद रख लेना, गर्भनाल, अम्बलाइकल कॉर्ड। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में जुड़वा बच्चों, ठीक है, जुड़वा बच्चों यानी कि फैटर्नल ट्विंस का निर्माण किससे होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो अलग अलग अंडाणुओं के अलग अलग शुक्राणु द्वारा। कभी कभी वैसे होता क्या है कि हर महीने ओवरी से अंडा निकलता है, एक महीने इससे एक महीने इससे, लेकिन कभी कभी दोनों से निकल जाता है। ठीक है, कभी कभी दोनों से निकल जाता है और दोनों अलग अलग स्पर्म दोनों को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो दो अलग अलग बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शुक्राणु यानी स्पर्म और अंडाणु ओवम दोनों किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो देखिए दोनों ही क्या हैं, युग्मक हैं, गैमीट्स हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में युग्मकों यानी गैमीट्स का निर्माण किस प्रकार के कोशिका विभाजन द्वारा होता है? तो याद रख लेना, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। मानव में निषेचन का अंतिम परिणाम क्या होता है? निषेचन का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो याद रख लेना वो होता है युग्मनज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए, मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के समय शुक्राणु यानी स्पर्म का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश करता है? विच पार्ट ऑफ द स्पर्म एंटर्स द ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन? तो देखिए मानव में निषेचन के समय शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश करता है, बता दिया था। ठीक है, शीर्ष एवं मध्य भाग। ठीक है, हेड करेगा, उसके बाद मिडिल पीस। ठीक है, शीर्ष वाला, आगे वाला। चलिए, मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला युग्मनज सबसे पहले कहाँ विभाजित होना शुरू करता है?
मानव में फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो सबसे पहले कहाँ विभाजित होना शुरू होता है? क्लीवेज तो वो होता है सबसे पहले अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। विदलन होता है उनका। मानव में मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ये बताना है। तो याद रख लेना वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूप उत्तेजक हार्मोन। कूप उत्तेजक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो याद रख लेना कूप उत्तेजक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो याद रख लेना पिट्यूटरी ग्लैंड से। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का कार्य क्या है? तो याद रख लेना ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का कार्य है अंडोत्सर्ग करना यानी इंड्यूस ओवुलेशन। ठीक है, LH का हार्मोन होता है अंडोत्सर्ग करना, बी ऑप्शन। मानव में भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? मानव में भ्रूण का विकास का मतलब है 9 महीने कहाँ बनता है बच्चा? याद रख लेना गर्भाशय में। ठीक है, यूट्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा का मुख्य काम क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? तो देखिए प्लेसेंटा का मुख्य काम होता है बेटा माता एवं भ्रूण के बीच पोषण तत्व हो गए सारे, खाना पीना, ऑक्सीजन और जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लाना, CO2 को बाहर निकालना, सब कुछ ठीक है प्लेसेंटा के द्वारा माँ से बच्चे में जाता है। ठीक है, डन, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में प्रसव यानी पाचुरेशन के बाद गर्भाशय के संकुचन को बनाए रखने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो वो हार्मोन होता है मेंटेन करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में एक्रोसोम किससे बनता है? तो याद रख लेना मानव में जो एक्रोसोम है वो किससे बनता है? तो याद रख लेना गोल्जी अपैरेटस से। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में एक्रोसोम का कार्य क्या है? व्हाट इज द एक्रोसोम? तो याद रख लेना इसका काम है अंडाणु की बाहरी परत को भेदने के लिए एंजाइम छोड़ना। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शुक्राणु यानी ह्यूमन स्पर्म का मध्य भाग किस कोशिकांग से भरपूर होता है? मध्य भाग में मैंने क्या बोला था, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है जिसे एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अंडाणु का ठीक है यानी ह्यूमन ओवम सामान्यतः अंडोत्सर्ग के बाद कितने समय तक जीवित रहता है? तो देखिए ओवुलेशन के बाद कितने समय तक जीवित रहता है ओवम? तो याद रख लेना 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। ठीक है, अकेला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शुक्राणु यानी ह्यूमन स्पर्म सामान्यतः महिला जनन तंत्र में कितने समय तक जीवित रह सकता है? तो देखिए स्पर्म है वो 48 से 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भ्रूण यानी ह्यूमन एम्ब्रियो के विकास के दौरान सबसे पहले कौन अवस्था बनती है? फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज आफ्टर द जाइगोट इन ह्यूमन। तो दी ह्यूमन एम्ब्रियो के विकास के बाद सबसे पहले कौन सी अवस्था बनती है? वो बनती है विदलन अवस्था। ठीक है, विकास के बाद नहीं, सॉरी, दौरान। विदलन अवस्था क्या होती है? जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके दौरान सबसे पहले उसमें क्लीवेज होता है, विदलन होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी मैंने यहाँ पे बाद बोल दिया, दौरान। पहले क्लीवेज होगा, विदलन होगा। ठीक है, मानव में जाइगोट से मोरूला बनने तक कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? उसे ठीक है जाइगोट से मोरूला बनने तक के कोशिका विभाजन को विदलन कहते हैं, क्लीवेज बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड किससे जोड़ती है? व्हाट डज द अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट? तो देखिए ये भ्रूण और अपरा फिटस एंड प्लेसेंटा को जोड़ती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में शुक्राणु जनन प्रारंभ होने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो हार्मोन आवश्यक है वो होता है एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में लीडिंग सेल्स को टेस्टोस्टेरोन स्थापित करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो वो करता है विच हार्मोन स्टिमुलेट्स लीडिंग सेल टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन? ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एलएच और आईसीएसएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टेशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के विकास के लिए मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो याद रख लेना द्वितीयक जो लक्षण होते हैं जैसे दाढ़ी मूंछ आना, फीमेल में पीरियड आना, स्तनों का विकास होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। तो ये कौन से हार्मोन होता है, ठीक है, विकास के लिए? तो याद रख लेना वो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, डन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में अंडजनन यानी oogenesis कब प्रारंभ होती है? तो याद रख लेना लड़कियों में जो oogenesis है, ठीक है, वो भ्रूण अवस्था से ही उसमें होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है? तो देखिए ये तो यौवन अवस्था में प्रारंभ होती है, एट प्यूबर्टी। फीमेल में पहले से होती बट मेल में नहीं होती, बट फीमेल में एक्टिव नहीं होती। एक्टिव कब होती है? पीरियड के समय, ठीक है ना। आधी एक्टिव होती है, आधी नहीं होती है, ठीक है। इसमें पूरी एक्टिव प्यूबर्टी के बाद होती है, ठीक है, तो यौन अवस्था में यानी एट प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन के समय कौन सी संरचना फटती है? जब ओवुलेशन होता है तो कौन सी संरचना रप्चर होती है? तो याद रख लेना वो होती है ग्राफियन कूप, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गर्भधारण के दौरान मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन क्यों रुक जाती है? तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन क्यों रुक जाती है? क्योंकि वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक बना रहता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, मासिक धर्म रुके होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव में गर्भ अवस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान एचसीजी हार्मोन का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए मानव में गर्भावस्था में के दौरान एचसीजी हार्मोन का मुख्य स्रोत क्या था? अपरा प्लेसेंटा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में निषेचन के समय या निषेचन के बाद युग्मन जाइगोट गर्भाशय तक किसके माध्यम से पहुंचता है? तो देखिए गर्भाशय तक जाइगोट किसके माध्यम से पहुंचता है? तो याद रख लेना अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण किस अवस्था के बाद होता है? तो देखिए मानव में ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण किस अवस्था के बाद होता है? तो याद रख लेना मोरुला अवस्था के बाद ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर है बी। मानव में कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रख लेना उसका मुख्य काम होता है प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव करना, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव करना, सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। सॉरी बेटा मुझे नींद आने लगी बहुत तेज, अगर कोई वर्ड्स गलत बोल जाए, लिखा कोई शब्द गलत नहीं है, ठीक है, नींद आ रही है, जल्दी जल्दी कवर करवा देती हूँ। मानव में ओवुलेशन के बाद अंडाणु यानी ओवम को कौन सी संरचना ग्रहण करती है? तो याद रख लेना वो संरचना ग्रहण करती है फिम्ब्रिया यानी कि फेंगरी, ठीक है, फिम्ब्री। करेक्ट आंसर है, ठीक है, फिम्ब्रिया।
चलिए नेक्स्ट गया है कि मानव में सामान्यतः एक मासिक धर्म चक्र में कितने अंडाणु का अंडोत्सर्ग होता है। तो एक मासिक धर्म में एक अंडाणु का अंडोत्सर्ग होगा। करेक्ट आंसर है 1। मानव में अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, बता दिया था, अंडजनन यानी oogenesis। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो याद रख लेना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, शुक्राणु जनन द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण नहीं, मानव में अंडाणु का निषेचन सामान्यतः अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला भाग होता है थोड़ा चौड़ा होता है, उसी भाग में निषेचन होता है। ठीक है, याद रख लेना। मानव में निषेचन का मुख्य परिणाम क्या है। ठीक है, मानव में निषेचन का मुख्य परिणाम होता है युग्मनज का निर्माण करना। ठीक है, रिजल्ट निकलता है निषेचन के बाद कि जाइगोट बन गया, युग्मनज का निर्माण हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नर एवं मादा युग्मकों यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट के संलयन यानी फ्यूजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन ह्यूमन कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एंड फीमेल में जो गैमीट के फ्यूजन की प्रोसेस है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं निषेचन, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। तो आज की क्लास के अंदर हमने पूरे 100 MCQ कवर किए हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप साइंस की MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शायद जी यहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। देखिए अब हर किसी एग्ज़ाम में बायोलॉजी के अंदर तो वही थ्योरी आएगी बट थोड़े लेंदी क्वेश्चन आएंगे। बट फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आप लोग अगर सोचो कि वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे तो ये सवाल छोड़ दो। ठीक है, अब सवाल आएंगे, ठीक है, मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर भी। ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ आपको मैथमेटिकल सवाल आएंगे तो उनकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है ना। सो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल के सेशन में मैं लेके आऊँगी डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉप 100 क्वेश्चन जिसमें मैं सारे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, ठीक है, और कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, ये मोस्ट IMP MCQ लेके आऊँगी कल के सेशन में। तो जुड़े रहिए एंड थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, लव यू ऑल।